हेलो दोस्तों 11th क्लास के लेसन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज 15वां एपिसोड है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन आज हम उससे कुछ बेहतर पढ़ेंगे, कुछ डीप पढ़ेंगे। शुरू कर रहा हूं मैं। डाल्टन ने परमाणु किसे कहा? डाल्टन कहता है कि किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। मैंने पहले क्या लिखा कि परमाणु, डाल्टन ने परमाणु किसको कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये एक बात कही इन्होंने। दूसरी बात, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, पूरी लाइन नहीं लिखा, ध्यान रखना। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे वैसे नोट्स बना सकते हो, आप पूरी लाइनें भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? अविभाज्य, अनडिविजिबल होते हैं, मतलब इनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर मेरे पास ये पदार्थ है, इसको मैं तोड़ता जाऊं तो लास्ट में एक छोटा सा कण ऐसा बचेगा जिसे मैं आगे नहीं तोड़ सकता, उसी को ही परमाणु कहा जाता है। डाल्टन ने ये बात 10th में पहले भी कही थी। फिर तीसरी बात, डाल्टन ने कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु जो है, परमाणु क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एक समान होते हैं। एक समान क्या होता है? उनके गुण, जैसे उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रकृति, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। जैसे मैं तत्व लिखूं हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन तत्व, तो हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, जैसे मैं लिखूं H H H, ये सारे H जो है, ये परमाणु, इनके द्रव्यमान, इनके क्रमांक, इनकी प्रकृति सब क्या होंगे? एक समान होंगे। और दूसरी बात ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी जो है वो क्या होते हैं? परमाणु भिन्न होते हैं, मतलब भिन्न प्रकृति के होते हैं, उनके द्रव्यमान अलग होते हैं। जैसे मैं मान लो यहां पर हाइड्रोजन तत्व का, अब मैं ऑक्सीजन तत्व लिखता हूं तो O। अब ये ऑक्सीजन तो आपस में समान है, हाइड्रोजन भी आपस में समान है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है? भिन्न हैं। ये बात इन्होंने कही। चलिए, फिर इन्होंने कहा कि जो छठा पॉइंट, जो इन्होंने पांचवा पॉइंट इन्होंने कहा, कहता है कि अपने पास प्रत्येक तत्व का जो परमाणु होता है, परमाणु का जो परमाणु भार होता है, वो इसका विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, अभिलक्षण होता है। परमाणु भार जो होता है वो इसका अभिलक्षण होता है, मतलब विशेष गुण होता है। परमाणु भार प्रत्येक तत्व का, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, कार्बन का 12 होता है, ये इसका एक विशेष लक्षण होता है। ये बात इन्होंने कही। फिर छठा पॉइंट देखो, मैं इसको बहुत ज्यादा विस्तारित करके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये 10th में भी था। अभी इससे बढ़कर के जो बातें मैं इधर लिखूंगा उसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, एक बार आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं 10th वाला। चलिए, इसके बाद इसने कहा कि परमाणु परस्पर लघु पूर्णांक अनुपात में जुड़ते हैं। लघु पूर्णांक अनुपात में जुड़कर क्या करते हैं कि ये यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। जुड़कर यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो निर्माण करते हैं। तो ये बात इन्होंने कही कि लघु पूर्णांकों का मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिखा H2O, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, लघु पूर्णांक के 2:1 में मिलकर के इसने ये जो यौगिक बनाया है, इसको हम यौगिक परमाणु कहा था डाल्टन ने। ठीक है, इसी तरीके से मान लो CO2 है, इसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, 1:2 में मिलकर के इन्होंने यौगिक परमाणु बनाया, जिसको अपने कह रहे हैं CO2। फिर इन्होंने कहा कि किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया में
परमाणु परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही कि प्रत्येक कोई अभिक्रिया है उसमें परमाणु ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी, आपने बहुत बार लिखी होगी कि NaOH और HCl अम्ल की अभिक्रिया लिखी, तो ये बन गया NaCl और H2O। तो इसके अंदर Na देखो, यहां पर क्रिया कारकों में Na एक था, यहां पे भी Na एक है, यहां पे O एक था, यहां पर भी O एक है, यहां पे हाइड्रोजन एक और एक दो थे, तो यहां पर भी हाइड्रोजन दो हैं, यहां पे क्लोरीन एक था, यहां पर भी क्लोरीन एक है। तो आप देखें कि परमाणु जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं। कोई परमाणु ऐसे नहीं है कि यहां था और यहां ना हो, और कोई परमाणु ऐसा नहीं है कि जो यहां नहीं था और यहां आ गया हो। ठीक है, तो परमाणु ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। तो ये थे हमारे पास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं। ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन अब क्या पढ़ना है दोस्तों कि परमाणु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में अब क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई है। ये बात इन्होंने 1808 के लगभग 1800 ईस्वी के अंदर इन्होंने कही थी। तो उसके बाद तो अब और बहुत खोजें हो गई हैं, इसलिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या हो गया दोस्तों, संशोधन हो गया है। और नया परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि पहली बात तो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन दूसरी बात जो ये कह रहा है, दूसरी बात देखो, पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट जिसका मैंने टिक लगा दिया मतलब सही है। दूसरी बात ये कहता है कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमाणु जो है, परमाणु आगे छोटे कणों में बढ़ सकता है, किसमें, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में टूट सकता है। आपने देखा होगा 10वीं में भी हमने किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था ना, तो इसका मतलब परमाणु को तोड़ करके उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, तो इसका मतलब परमाणु टूट रहा था। और यहां पे ये कहता था कि परमाणु तो टूट ही नहीं सकता। ठीक है, और ये जो तीन कण हैं परमाणु के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये इसके होते हैं मूलभूत कण। क्या होते हैं बच्चों? मूलभूत कण, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में गलती आ गई ना, इसने कहा था टूट नहीं सकता, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं जी टूट सकता है, कि इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ा जा सकता है। चलिए अब कहता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। जैसे क्या कि अब ये बात ज्यादातर तो यही सही है, लेकिन कई जगह ऐसे होता है कि जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तीन तरीके के होते हैं अपने पास, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, ये तीन तरीके के मैंने हाइड्रोजन लिख दिए, जिनका यहां पर जो मैंने लिखा है ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। नीचे जो मैं लिखता हूं, यहां पर क्या लिखता हूं, परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो लिखता हूं मैं क्या लिखता हूं, परमाणु भार। क्या लिखा मैंने, परमाणु भार। तो ये देखो एक ही तत्व के परमाणु है, हाइड्रोजन, इनके परमाणु क्रमांक तो समान है, 1 1 1, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, 1 2 और 3। तो इनकी प्रकृति तो अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग भार के होंगे। हमने तो एक ही हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन के एक ही तत्व के सारे परमाणु लिए थे, लेकिन इसके जो है भार अलग अलग आ गए, 1 2 और 3। तो इस तरीके से इसने जो कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, ये जरूरी नहीं है। आपने ये देखा कि हाइड्रोजन तत्व के ही परमाणु जो अलग अलग हो गए, एक वो हो गया जिसका भार 1 था, एक उससे भारा हो गया, एक उससे भारा हो गया, अलग अलग प्रकृति के हो गए। और ऐसे तत्वों को अपने कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं दोस्तों? समस्थानिक। तो अब समस्थानिक की परिभाषा में आगे और बताऊंगा, लेकिन आपको यहां पर एक बात पता चल गई क्या, कि वे तत्व एक ही तत्व होगा जिसके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे, उन्हें हम समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी।
चलिए, इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार एक समान होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि पोटेशियम 19 और ऊपर लिख दिया 40, यहां पर पोटेशियम है, पोटेशियम 19 परमाणु क्रमांक पर आता है और इसका परमाणु भार है 40। इसी तरीके से कैल्शियम है जिसका परमाणु क्रमांक है 20 और परमाणु भार है 40। तो देखो इनके परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इसका 19 है इसका 20 है, तो इनको हम समभारिक तत्व कहते हैं। इनको अपने और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो इसने बात कही कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तो वो बात गलत है। चलिए अब एक देखो, ये दोनों पॉइंट जो चौथा और पांचवा पॉइंट मैंने यहां पर समझा दिया, ये वाला क्या कि इसने कहा था कि प्रत्येक तत्व का परमाणु भार उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है, ठीक है। तो चौथा और पांचवा पॉइंट यहां पर आ गया। और इसने ये कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। देखो ये भिन्न भिन्न तत्व है लेकिन इनके परमाणु भार क्या है, एक समान है, ठीक है। और इसने कहा था कि परमाणु भार अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक कहां है, ये तो दो तत्वों का एक ही परमाणु भार है, तीन का भी एक ही परमाणु भार हो सकता है, एक जैसा हो सकता है। तो फिर अपने कैसे पहचानेंगे, मान लो कोई मैंने तोल लिया और उसमें 40 आया, तो 40 आया तो मैं क्या कहूं कि ये पोटेशियम है कि कैल्शियम है, तो मैं बता नहीं सकता ना। तो इसका मतलब है कि परमाणु भार के आधार पर हम किसी तत्व को पहचान नहीं सकते, परमाणु भार उसका अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। अभिलाक्षणिक गुण कौन सा है, स्टार डाल करके बता रहा हूं कि परमाणु क्रमांक अभिलाक्षणिक है, परमाणु क्रमांक अभिलाक्षणिक गुण है। मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर हम किसी तत्व को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि अगर परमाणु क्रमांक 6 है ना तो वो हमेशा कार्बन ही होगा और कोई 6 पर कोई और तत्व नहीं आ सकता। 1 पर हाइड्रोजन ही आता है ना तो हमेशा हाइड्रोजन ही आएगा। 11 पर सोडियम ही आता है ना तो हमेशा 11 पर सोडियम ही आएगा। तो इसका मतलब भार अभिलाक्षणिक नहीं है लेकिन परमाणु क्रमांक अभिलाक्षणिक है। जैसे आपकी क्लास के अंदर जो परमाणु क्रम मतलब आपके पास रोल नंबर जो है वो हर बच्चे का निश्चित है, ठीक है। मतलब 5 रोल नंबर पर अगर कोई मान लो आपके पास भावना आ रही है 5 रोल नंबर पर, तो वो 5 रोल नंबर पर भावना ही रहेगी। 5 जब तक रोल नंबर बदलते नहीं तो 5 पर भावना ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर भावना का भार जो है 40 किलोग्राम है तो ये जरूरी नहीं है कि 5 नंबर पर 40 किलोग्राम वाला ही आए, हो सकता है 17 रोल नंबर वाला भी 40 किलोग्राम भार का ही हो, ठीक है। तो भार अभिलाक्षणिक नहीं है, परमाणु क्रमांक अभिलाक्षणिक है। आपका रोल नंबर आपका अभिलाक्षणिक गुण है जिससे आप पहचाने जाते हो, आपका भार अभिलाक्षणिक नहीं है। अगर भार होता तो अटेंडेंस ऐसे बोली जाती, भाई 15 किलोग्राम वाला, आप 15 किलोग्राम वाला बोलेगा यस सर, ठीक है। वो कहे 25 किलोग्राम वाला तो वो कहे 25 किलोग्राम वाला बोलेगा यस सर। तो अब 25 किलोग्राम वाले तो 4 जने बैठे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभिलाक्षणिक गुण क्या है, आपका रोल नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक परस्पर लघु पूर्णांकों में, लघु पूर्णांक अनुपात में जुड़ करके यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये मैंने 2 अंडरलाइन कर दी रेड मार्क से, तो ये 2 बातें गलत है। एक बात तो लघु पूर्णांक अनुपात में, लघु पूर्णांक अनुपात मतलब 1:2 या 2:1 ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं मान लू मैंने लिखा सुक्रोज का सूत्र लिखा, सुक्रोज का, अब मैं कौन सा पॉइंट समझा रहा हूं, छठा पॉइंट। देखो मैंने सुक्रोज का सूत्र लिखा, तो सुक्रोज का सूत्र होता है C12 H22 और O11, ठीक है। तो अनुपात हो गया 12:22:11, तो 1:2, 2:1, इस तरीके से छोटे अनुपात में बड़े बड़े अनुपात भी हो सकते हैं। तो लघु पूर्णांक अनुपात जो होना जरूरी नहीं है, बड़े जो मतलब जो अपने पास बड़े पूर्णांक अनुपात भी हो सकते हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरा कहता है कि ये मिलकर के यौगिक परमाणुओं का निर्माण करते नहीं, यौगिक परमाणु नहीं, उनको हम क्या कहेंगे, यौगिक परमाणु की जगह उसको क्या शब्द देना है आपको, यौगिक परमाणु की जगह आपने शब्द देना है अणु। कौन सा शब्द देना है, अणु। तो यौगिक परमाणु नहीं अणु कहेंगे हम उसे। चलिए अब लास्ट पॉइंट जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप ये चेक कर लें कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए क्या। चलिए एक बार मैं और रिवाइज करवा देता हूं कि इसने कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। नहीं जी, आजकल ऐसा नहीं है, परमाणु तो विभाजित हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का भार एक जैसा होता है, तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप देखो कि एक ही तत्व था लेकिन भार अलग अलग थे, 1 2 3, तो इनको हम क्या कहते थे, समस्थानिक। अब इन्होंने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु
भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। तो भिन्न भिन्न होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो इनके भार क्या है, समान, कि 19 परमाणु क्रमांक वाले का भार भी 40 है और 20 वाले का भी भार 40 है। और जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार समान हो, उनको हम समभारिक तत्व कहते हैं। तो ये बात भी गलत होगी कि परमाणु भार अभिलाक्षणिक गुण है। परमाणु भार अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, क्या है, परमाणु क्रमांक अभिलाक्षणिक गुण है। फिर इन्होंने कहा कि तत्व परस्पर लघु परिणाम अनुपात में जुड़ते हैं। नहीं जी, दीर्घ पूर्णांक अनुपात में भी जुड़ सकते हैं, मतलब 12:22:11। देखो ये बड़ा हो गया अनुपात। इन्होंने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि नहीं ये 1:2, 2:1, 3:2 इस तरीके के अनुपात में जुड़ेंगे, लेकिन ये देखो बड़ा अनुपात हो गया 12:22:11। ठीक है, तो बड़े अनुपात में भी जुड़ सकते हैं। ये कहता है यौगिक परमाणु मिलकर के यौगिक परमाणु बनते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं यौगिक परमाणु नहीं, उसे आप क्या कहोगे, अणु कहोगे। चलिए ये बातें तो होगी पहले वाली। अब लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने क्या कहा है, इसने कहा कि किसी भी अभिक्रिया में, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। मैं अब क्या कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट समझा रहा हूं, और इसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उसका संशोधित रूप, ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आप देखो कि ये कह रहा है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये देखो 7वां पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ नाभिकीय संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया समझाई, नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया करवाई। ठीक है, तो नाभिकीय संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, हीलियम का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पर तो हाइड्रोजन थे, यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि यहां पर तो हाइड्रोजन नष्ट हो गए। लेकिन इसका मतलब है कि जो इसने कहा था कि जो परमाणु इधर होंगे वो इधर भी होंगे, यहां पर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हीलियम है, इधर हीलियम नहीं है, तो इसका मतलब परमाणु उत्पन्न भी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इसने ये बात कही वो जो कि परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये नाभिकीय संयोजन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में लागू नहीं होता। नाभिकीय संयोजन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में ये लागू नहीं होता। नाभिकीय विखंडन में बड़ा नाभिक, जैसे मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन मैं एक बार इजी समझा रहा हूं। ये देखो कि जैसे यहां पर तो दो छोटे नाभिक जुड़ करके बड़ा नाभिक बन गया हीलियम, हाइड्रोजन छोटे छोटे थे, हीलियम बड़ा था, तो इसको संयोजन कह दिया। अब यहाँ बड़ा छोटे छोटों में टूट गया, तो ये नाभिकीय विखंडन हो गया। तो इसमें देखो इधर हीलियम था, इधर हीलियम है ही नहीं, तो इसका मतलब हीलियम क्या हो गया, नष्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन इधर थे ही नहीं, हाइड्रोजन आ गए, तो हाइड्रोजन क्या हो गए, उत्पन्न। तो नाभिकीय संयोजन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें यह बात लागू नहीं होती कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये हो गए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और इसका संशोधित रूप। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, पूरी लाइन लिख लेना, आपके पास टाइम है। ठीक है, हमें वीडियो को थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बहुत ज्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए मैं पूरी लाइनें नहीं लिख रहा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरे को कमेंट में बताएं कि जो मैं इस तरीके से लिखता हूं आपको समझ में आता है ना। चलो ओके, बाय दोस्तों, पढ़ते रहे, बाय बाय।